नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है परछाइयों का चोर। देवालय के नाम से प्रसिद्ध उस मनोरम घाटी में बसा था राजा विष्णुव्रत का नगर। प्रसिद्ध था देवालय के नागरिक के आपस में बड़े प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उन शैतानों की भी कमी नहीं थी जो चले आते हैं लोगों की शांति में विघ्न डालने। परछाइयों के देश का राजा है, मुझसे कोई न बच पाएगा, हा हा हा। परछाइयों के देश के इस राजा का नाम है कालभूत। देवालय का प्रमुख विक्रम बाजार। कद्दू ले लो टका शेर, कद्दू ले लो टका शेर। तभी मैं मुफ्त लूँगा रे कद्दू। कौन कौन है भाई? अगले ही पल कद्दुओं के मालिक का चेहरा फक पड़ गया। कौन हो तुम? परछाइयों के देश का राजा कालभूत। कालभूत ना जाने कौन सा जादू किया, तेरे सारे कद्दू ले जाऊंगा और ले जाऊंगा तेरी परछाई भी। मेरी परछाई? हैरत से चीख पड़ा वह। मेरी परछाई तो सचमुच गायब है। चौंक कर सिर उठाया उसने तो कालीभूत को भी गायब पाया। कहाँ गया वो कालीभूत चोर कहीं का? पकड़ो पकड़ो। वो चोर कालीभूत मेरे सारे कद्दू ले गया और मेरी परछाई भी ले गया। कद्दू की चोरी तो समझ में आती है, किंतु परछाई की चोरी, ये पागल हो गया है क्या? नहीं रे, इसकी परछाई तो सचमुच गायब है। अरे हाँ, राज्य का अश्व बाजार। आइए आइए साहिबान, घोड़े हैं सिर्फ मेरे, बाकी सब गधे। क्यों रे, बाकी सब गधे हैं? तुम कौन हो भाई? कालीभूत तेरे घोड़े ले जाने आया है। अरे अरे मेरे घोड़े, और ले जाऊंगा तेरी परछाई भी। आ गई पकड़ में। इसी के साथ कालभूत वहाँ से भी गायब हो गया और घोड़ों वाला गाल फाड़ कर रो पड़ा। हाय मेरे घोड़े, हाय मेरी परछाई, अरे कोई पकड़ो उसे कालीभूत को। हाथी बाजार। ये है गणराज राजा चिकई पुइया का हाथी। आइए आइए, नीलामी शुरू होने जा रही है। नीलामी? मगर हाथी कहाँ है? चौंक पड़े सब। मेरा हाथी? अरे पूरा हाथी गायब। मगर यह कौन है? मैं हूँ कालीभूत मूर्खों। हाथी तो गया, अब तुम सबकी परछाइयाँ ले जाऊं तो कैसा रहेगा? इसी के साथ वो शैतानी हंसी हंसता चला गया। इन सब घटनाओं के बाद राज्य में कालीभूत का आतंक फैल गया। कालभूत जिस किसी का भी माल और परछाई लेकर गायब हो जाता है, मुझे तो वह कोई शैतान लगता है। समझ में नहीं आता वह हमारी परछाइयाँ चुराकर अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है। फरियाद राजा विष्णुव्रत तक पहुंची। महाराज हमें बचाइए उस शैतान कालीभूत से। महामंत्री, बड़ा अजीब गरीब चोर है यह। उसका नाम कालीभूत है महाराज। कहीं वह सचमुच कोई भूत तो नहीं? हमारा नाम विष्णुव्रत है तो क्या हम भगवान विष्णु हो गए? गुस्ताखी क्षमा हो महाराज। अगर वह भूत होगा कोष मंत्री, तो लोगों के कीमती सामानों और उसे क्या रुचि हो सकती है? तब राजा ने आदेश दिया, सेनापति संकट सिंह, इस मामले की जांच का कार्य हम आपको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। मैं शीघ्र ही कालभूत के रहस्य का पता लगा लूँगा। और सभा समाप्त कर दी गई। राज्य के विभिन्न नगरों में वसूल किए गए लगान के रूप में एकत्रित हुआ विशाल कोष। कहीं कालभूत न आ जाए तभी। हा हा ही। शीघ्र ही। उफ, ये क्या परछाइयाँ। ही। राजकोष पर हमारा अधिकार है। खतरा भांपते एक सैनिक चीख पड़ा। आक्रमण से बचने न पाए, एक सैनिक की तलवार चली। साय, उस परछाई का तो कुछ न बिगड़ा, किंतु इधर नगर में कद्दू बेचने उस व्यापारी के हो गए दो टुकड़े। पलक झपकते हुआ भीड़ लग गई। सबके दिलो दिमाग को केवल एक प्रश्न, यह क्या है? ये तो मर गया। कल इसकी परछाई चोरी हो गई थी। उधर दूसरे सैनिक का वार भी था घातक। हा हा मूर्ख, कई परछाइयों के भी टुकड़े हुए हैं, लेकिन इधर अश्व व्यापारी तड़प उठा। उधर एक सैनिक ने दिखाया दुस्साहस। दुष्ट, पकड़ लूंगा तुझे दुष्ट परछाई। छूकर तो देख मुझे। सैनिक गिरा धड़ से जमीन पर।
दूसरे सैनिक ने तो कमाल करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा क्या जानता था कि वास्तव परछाइयों से पाड़ा पड़ा है। अरे मेरा घूंसा तो इसके आर पार हो गया। क्या भला है ये परछाइयाँ। हसरत पूरी हो गई तेरी भी। और उधर हाथियों का व्यापारी चीख पड़ा, हाय मार डाला। अरे किसने मारा मुझे। उधर परछाइयों का हमला हुआ। यह देखो बेटा, सैनिकों के घूंसा कैसे मारे जाते हैं। धाड़ सैनिकों को में भागदौड़ मच गई। भागो वरना ये परछाइयाँ हमें मार डालेंगी। उनकी व्यवस्था पर शैतान परछाइयाँ ठाका लगाकर हंस पड़ी। भागो भाग जाओ, हम तुमसे क्या लेना देना, हम तो तुम्हारी परछाइयाँ ले जाएंगे। उसके बाद चोर चारों बैलगाड़ियों सहित वे परछाइयाँ वहाँ से गायब हो गईं। यह सूचना सेनापति शंकर सिंह के मस्तिष्क में हलचल मचा देने के लिए काफ़ी थी। क्या परछाइयों ने राजकोष लूट लिया? किंतु मैंने सुना है कि कालभूत अकेला ही है, फिर इतना सब परछाइयाँ कहाँ से आ गईं? सेनापति जी, इस बार कालभूत स्वयं तो आया ही नहीं। ओह, ये कालभूत तो रहस्य बनता जा रहा है। उस घटना के पश्चात सेनापति शंकर सिंह ने युद्ध स्तर पर कालभूत की खोज आरंभ कर दी, लेकिन परिणाम कुछ भी न निकला। इधर नगर में कद्दू व्यापारी और अश्व व्यापारी रहस्यमय हत्याओं के कारण लोगों में भय फैल गया। कल कालभूत दोनों की परछाइयाँ चुरा ले गया था और आज ये दोनों मर गए। अभी ना जाने कितने ही और लोग मरेंगे। ना जाने किस शैतान की नज़र लग गई है देवालय घाटी को। मैं तो आज ही ये नगर छोड़कर कहीं अन्य चला जाऊंगा। अगले दिन पूरे महल में हंगामा मच गया। मेरी परछाइयाँ चोरी हो गईं। और मेरी परछाई कब हुई चोरी? हम सब की परछाइयाँ चोरी हो चुकी हैं। राजकुमारी पूनम, राजकुमारी जी आपकी परछाई कहाँ गई? राजकुमारी जी की परछाई गायब है। परछाइयाँ तो हम में से किसी की नहीं बन रही। इसका मतलब हम सब की परछाइयाँ चोरी हो चुकी हैं। महल में चारों तरफ अफरा तफरी सी मची थी। कालभूत सब की परछाइयाँ चुरा ले गया लगता है। खुद महाराज की समझ में कुछ ना आया। खुद हमारी परछाई भी कल रात चोरी हो चुकी है। आखिर कालभूत परछाइयों का चुरा कर क्या करना चाहता है? सेनापति शंकर सिंह, महामंत्री, कोष मंत्री, यहाँ तक कि महल के रसोइयों और एक एक दरबारियों की परछाई उनके शरीर से अलग होकर गायब हो चुकी थी। कोई भयानक संकट आने वाला है देवालय पर। सचमुच संकट ही मंडरा रहा था देवालय पर। देवालय का बच्चा कालभूत का रहस्य जान लेने के आतुर है, लेकिन कालभूत का रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। और ये वे परछाइयाँ हैं जिन्हें मैं कल चुरा लाया हूँ। ये सब मेरी गुलाम हैं। कालभूत जिंदाबाद। ये है देवालय की राजकुमारी की परछाई। कालभूत को मेरा प्रणाम। और ये है देवालय सम्राट महाराज विष्णुव्रत और महामंत्री अन्य मंत्रियों की परछाइयाँ। कालभूत की जय हो। भयानक अट्टहास कर उठा कालभूत। ये सब लोग मेरे गुलाम बन चुके हैं, जिनकी मैं परछाइयों पर मेरा अधिकार हो चुका है। मैं चाहूँ तो यहीं बैठे बैठे पलक झपकते जिनको चाहे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। परछाइयों का देश बनाऊँगा मैं, जहाँ होंगे सब मेरे गुलाम। उधर राज दरबार में चारों ओर फैली थी चिंता ही चिंता। पूरे नगर में कालभूत के नाम का आतंक फैला हुआ है। सेनापति शंकर सिंह, क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि कालभूत के आगे बेबस से होकर रह गए हैं? क्षमा करें महाराज, किंतु यह सच है कि चारों दिशाओं में खोज करने के बाद भी मैं कालभूत का कोई पता न लगा सका। और कल रात्रि किसी समय कालभूत महल के एक एक व्यक्ति की परछाइयाँ चुरा कर ले गया। खुद तुम्हारी परछाई भी ले गया वो सेनापति शंकर सिंह, और कोई भी कुछ भी ना कर सका। सेनापति को जवाब न सूझा और उस क्षण देवालय के राज दरबार में उपस्थित एक व्यक्ति चौंक पड़ा। महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। तुम वही परछाइयाँ जिन्होंने नगर में आतंक मचा रखा है। सबको जैसे सांप सूंघ गया। सेनापति तलवार लेकर आगे बढ़ा। दुष्टों, शैतानों। कई और सैनिक भी परछाई को घेरने के लिए आगे बढ़े। इसी पर चीख पड़े राजा विष्णुव्रत, ठहरो ठहरो सेनापति, रुक जाओ। विष्णुव्रत ने दोनों परछाइयों की ओर देखा।
कौन हो तुम दोनों शैतानों? हम दोनों कालीभूत के दूत हैं महाराज। कालीभूत का नाम सुनकर ही कई चेहरे सफ़ेदी छा गई। हमें कालीभूत ने आपके पास भेजा है। हम उसका एक संदेश आपको देना चाहते हैं महाराज। क्या कहा कालीभूत का संदेश? कालीभूत का कहना है महाराज कि कल सूर्योदय से पूर्व आप राजगद्दी छोड़ दें और महल के गुंबद पर जाकर एक श्वेत ध्वज टांग दें। कल सूर्योदय के पश्चात कालीभूत स्वयं इस राज सिंहासन पर बैठेंगे। यह सुनते ही सेनापति क्रोध से विफर परछाइयों की ओर बढ़ा। गुस्ताखी, तुम्हारा ये मजाल। वहीं रुक जाओ सेनापति, हमारे निकट आकर हम पर वार करने का प्रयास मत करना। अगर तुमने हम पर वार किया तो तुम्हारे वो दोनों सैनिक मारे जाएंगे जिनकी हम परछाई हैं, और हमारा कुछ न बिगड़ेगा। क्या बकते हो? अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो हम पर वार कर देखो। आओ आगे बढ़ो सेनापति। और सेनापति ने आखिर वार करने का साहस कर ही दिया। अपनी बातों से तुम सेनापति संकट सिंह को नहीं पहला पाओगे दुष्टों। सेनापति संकट सिंह का तलवार वाला हाथ घूम गया। खचाक, तलवार दोनों परछाइयों को चीरती हुई निकल गई और गूंज उठी दो चीखें। आई! उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में तैर उठी भय की परछाइयाँ। ये दोनों सैनिक तो सचमुच कट मरे। उफ, दोनों निर्दोष सैनिक मारे गए। इधर वे दोनों शैतान परछाइयाँ ठाका लगा उठी। अपनी नादानी का परिणाम देखा तुमने सेनापति? उफ! कहिए महाराज, हम कालीभूत को क्या जवाब दें? जवाब देने से पूर्व महाराज ये जान लें कि कालीभूत के पास आपकी प्रजा के अलावा स्वयं महाराज और राजकुमारी पूनम की परछाइयाँ भी कैद हैं। अगर वे चाहें तो पलक झपकते ही आपके दोनों सैनिकों की तरह आप सबका भी कत्ल कर सकते हैं। नहीं, दोनों परछाइयाँ जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप लौट गईं और दरबार में खिंच गया भयानक सन्नाटा। राजा विष्णुव्रत के नेत्र सजल हो उठे। विवशता के कारण तड़प उठे वे। उफ, हमें अपनी परवाह नहीं है, किंतु हमारी बेटी के अलावा हमें हमारी प्रजा भी उतनी ही प्रिय है। हम क्या करें प्रभु, हमें राह दिखाओ। फिर एक अन्य कक्ष में, महाराज अभी अभी मुझे एक बात सूझी है। शीघ्र कह डालो महामंत्री, क्या पता कल क्या हो और फिर आप हमसे कुछ कह सकें या नहीं। कुछ पल रुकने के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज कालीभूत खुद भी किसी की परछाई है। अगर ये पता चल जाए कि वह किसकी परछाई है तो उस शैतान तक पहुंचकर हम उस समस्या का हल कर सकते हैं। ओह, किंतु महामंत्री जी, पता चले तो कैसे चले? और फिर इस बात का भी क्या भरोसा है कि पहचानने के बाद हम उस शैतान तक पहुंच भी पाएँ? यह भी हो सकता है कि हम उसे पहचान ही न पाएँ। उस स्थिति में हम महामंत्री, तब फिर क्या किया जाए महाराज? क्या कालीभूत को देवालय का राज सिंहासन सौंप दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। राजकुमारी पूनम बेटी, तुम यहाँ? राज्य पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है पिताजी, और जिसका हल इतना निकट होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे। हम कुछ समझे नहीं बेटी, तुम्हारा संकेत किस ओर है? तिलसिमदेव। तिलसिमदेव? हमें इस संकट से केवल तिलसिमदेव ही बचा सकते हैं पिताजी। किंतु बेटी, कौन है ये तिलसिमदेव? ये मुझसे बेहतर वे लोग बता सकते हैं जिन्होंने तिलसिमदेव को देखा है। मुझे तो मकरध्वज राज भ्रमण के दौरान तिलसिमदेव के विषय में पता चला। तिलसिमदेव के विषय में केवल इतना जानती हूँ कि वे महाशक्तिशाली हैं। मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है। अगर कोई संकटग्रस्त व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारे तो वे अवश्य उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। और जैसा संकट इस समय देवालय घाटी पर छाया है, उससे केवल तिलसिमदेव ही बचा सकते हैं हमें। अगर ऐसी बात है तो तिलसिमदेव तक हमारी पुकार भी अवश्य पहुंचेगी। फिर हे तिलसिमदेव, दुष्ट कालभूत से रक्षा करो हमारी। ओम माँ विष्णु, देवालय घाटी के अस्तित्व में रक्षा करो तिलसिमदेव। हम आ गए राजा विष्णुव्रत। तिलसिमदेव, किंतु तिलसिमदेव आप हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? मुझे केवल राजा विष्णुव्रत ही देख सकते हैं पुत्री।
राजन, कालभूत नाम के उस परछाई के अंत के लिए हम तुम्हें अदृश्य पकड़ शक्ति देते हैं, किंतु ध्यान रहे राजन, कालभूत के अलावा शेष परछाइयाँ किसी न किसी निर्दोष इंसानों की ही होगी। अतः कालभूत के सैनिकों से निपटने के लिए तुम फिर घातक शक्तिवार का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा तिलस्मदेव। तब महामंत्री जी महल के गुंबद पर श्वेत ध्वज लहरा दीजिए। किंतु महाराज, समझने की चेष्टा करें महामंत्री जी, अगर कालभूत को श्वेत ध्वज लहराता हुआ नहीं मिला तो वह ना जाने क्या कर बैठेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय उस परछाइयों का मालिक भी अपनी परछाई को राज सिंहासन पर बैठता देखने के लिए वहां अवश्य उपस्थित होगा, और तब हम उसे घेर लेंगे। महल पर श्वेत ध्वज फहरा दिया गया। कालभूत, तेरा और तेरी गुलाम परछाइयों का अंत अब निकट ही है। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, अब मंजिल दूर नहीं। कालभूत जिंदाबाद। कालभूत महल से कुछ दूर रुका। ओह, महल के गुंबद पर फहरा रहा है श्वेत ध्वज। कालभूत भयानक अट्टहास कर उठा। आखिर विजय हमारी ही हुई। इधर महल की छत पर खड़े राजा विष्णुव्रत और महामंत्री चौंक पड़े। आ गया कालभूत महाराज, आ तो गया, अब वापस नहीं जा पाएगा। आगे बढ़ो सैनिकों, अब महल पर हमारा कब्जा है। राजा विष्णुव्रत के आदेश दिया। सैनिकों, सेनापति जी से कहो कि कालभूत को पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन तक लाया जाए। कालभूत महल में प्रवेश किया और सैनिकों ने भी उसका स्वागत किया। पधारिए पधारिए कालभूत जी, आपका महल में स्वागत है। ओह, स्वागत की भी व्यवस्था है। सेनापति संकट सिंह के साथ राज सिंहासन की ओर बड़ा कालभूत। तुम्हारे महाराज वाकई समझदार हैं सेनापति संकट सिंह, लेकिन इससे पूर्व कि कालभूत सिंहासन ग्रहण कर पाता। ठहरो ठहरो कालभूत, इतनी क्या जल्दी है? ये कौन आया अब? हमें नहीं पहचानते कालभूत? ओ महाराज, लगता है मेरा राज तिलक आप स्वयं करना चाहते हैं महाराज विष्णुव्रत। राज तिलक नहीं दुष्ट, तेरा अंत हम स्वयं करना चाहते हैं। चौंकने की बारी थी कालभूत की। क्या मतलब? तेरा अंत समय आ गया दुष्ट कालभूत, अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। यह सुनते ही कालभूत भयानक अट्टहास कर बोला, मुझे मारने की बात बाद में सोचना राजा, पहले मुझे पकड़ कर देखो। इस कोड़े से हम तेरी खाल खींच लेंगे दुष्ट। राजा विष्णुव्रत कोड़ा लिए आगे बढ़े, तभी चीख पड़ा कालभूत, मूर्ख राजा, तू भूल गया कि मैं चाहूँ तो पलक झपकते ही तेरी निर्दोष प्रजा को मौत के घाट उतार सकता हूँ। यह देख। इसी के साथ चीख पड़े दो सैनिक, आह महाराज, हमें बचाइए, शायद ये हमारी परछाइयाँ हैं। ओह महाराज, अगर कालभूत पर प्रहार किया गया तो ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, क्या कैसा लगा मेरा खेल राजा? कितना विचित्र होगा ना यह युद्ध। तुम्हारे सैनिक अपनी परछाइयों से लड़ेंगे और स्वयं अपने यहाँ तो खुद को कत्ल करेंगे। अब मैं बैठता हूँ राज सिंहासन पर। लेकिन यह क्या, राज सिंहासन में बैठते ही वह राज सिंहासन शायद पीछे की ओर पलट गया। उफ, ये क्या धोखा। कालभूत आकर गिरा एक तहखाने में। तभी, अब बोल कालभूत। उसी समय ऊपर कक्ष में, अब कालभूत नहीं बचेगा सेनापति, और कालभूत के आदेश के बिना ये परछाइयाँ किसी पर आक्रमण नहीं करेंगी। नीचे तहखाने में राजा का कोड़ा कालभूत पर बरसा। ओह, ये क्या हुआ? ये कोड़े पड़ने से मुझे दर्द कैसा हो रहा है? आह! इसी के साथ ऊपर कक्ष में खड़ा सेनापति संकट सिंह दर्द से तड़प उठा। अरे सेनापति को क्या हुआ? नीचे तहखाने में राजा विष्णुव्रत हाथ में थामा कोड़ा चला, सांस सांस, सड़ाक सड़ाक। उफ, मुझ पर कोड़ों का असर क्यों हो रहा है? उफ, शैतान कालभूत, ये तिलस्मदेव की अदृश्य पकड़ शक्ति का कमाल है। ले और ले, सड़ाक।
ऊपर कक्ष में खड़े सभी लोग चमत्कार से अदृश्य दृश्य देख रहे थे। ये कैसा चमत्कार है? सेनापति तो ऐसे तड़प रहा है जैसे इसे कोड़े से पीटा जा रहा हो। ओह कोड़ा! कुछ सोचते ही उछल पड़ा महामंत्री। महाराज भी कोड़ा लिए ही कालभूत के पीछे गए हैं। इसका मतलब उफ! नीचे तहखाने में राजा विष्णुव्रत और कालभूत में छिड़ा था भयानक द्वंद्व। बस राजा, अब तू मरेगा कालभूत के हाथों। कालभूत ने राजा विष्णुव्रत को उछाल फेंका। आह! धड़ाक! कालभूत ने किया एक शक्तिशाली प्रहार। उफ! कालभूत ने भाला उछाल फेंका। कालभूत ने गदा खींच मारी। साएं, इस ओर प्रहार करने से रोकना होगा। राजा विष्णुव्रत ने उठा ली तलवार। अब शीघ्र ही तेरा अंत कर दूंगा दुष्ट। कालभूत ने उठाया गड़ासा। हा, अब तू नहीं बचेगा राजा। दोनों के शस्त्र आपस में भीषण ध्वनि करते हुए टकराए। टनक! राजा विष्णुव्रत ने तीव्र हुंकार भरी। जय तिलस्म देव! कालभूत ने हुंकार भरी। जय शैतान देव! एक बार विद्युत सी कौंधी और कड़ाक! अगले ही पल गूंज उठी कालभूत की चीख। ले मर शैतान! आह! उसी समय ऊपर कक्ष में निकली सेनापति की चीख। दुष्ट कालभूत का अंत हो चुका है महामंत्री। आह! सेनापति की ओर देखते चौंक पड़े राजा विष्णुव्रत। सेनापति जी की ये हालत कैसे हुई महामंत्री जी? आह महाराज, दरअसल कालभूत मेरी परछाई थी। ये सेनापति ने अपने वस्त्रों में छिपी एक मणि निकाली। फिर बोला, ये मणि मैंने एक साधु को मारकर प्राप्त की थी। इसी के चमत्कार से मैं परछाइयों का राजा बन बैठा और फिर देवालय पर भी अपना अधिकार करने की चेष्टा की, और मुझे क्षमा करना महाराज। इसी के साथ सेनापति प्राण पखेरु उड़ गए और परछाइयों का अंत हो गया। महाराज, इस दुष्ट के मरते ही कालभूत की सारी सेना भी गायब हो गई है। किंतु सेनापति को इस रूप में देखना पड़ेगा, यह तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। महामंत्री का ये रूप हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तभी गूंजा एक स्वर। बस विष्णुव्रत, कालभूत की मृत्यु के साथ ही हमारी दी हुई शक्ति हमें वापस मिल गई है। सुखी रहो। इस प्रकार अंत हुआ परछाइयों का और राज्य में छा गई पूर्व की तरह ये सुख शांति और संपन्नता। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त हुई। जय हिंद दोस्तों।